हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। यूटेट उत्तराखंड 2022 के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जितने भी सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, तो आप उसको जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में यहाँ पर मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी के ग्रामर प्लस पैडागोजी के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो भी हमने हिंदी पर डील करी थी, जो यू टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए थी। बहुत जल्दी से अभी हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी रिवाइज करने वाले हैं। पेपर से पहले पहले काफ़ी सारे आपके पास मॉक टेस्ट और मैराथन टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कनेक्ट करने के लिए शिक्षा फॉर नौकरी आपका वेब यूआरएल यहाँ पर दिया है, ज़रूर फॉलो अप कर लें। स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो के साथ में, जहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब आप कहोगे सर तद्भव शब्द तो हमने काफ़ी सारे कर लिए और आपने करा भी दिए, लेकिन इसी को ही बोलते हैं प्रैक्टिस। तो देखो, प्रैक्टिस से ही आपकी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको हिंदी वाले पोर्शन और इंग्लिश के पोर्शन को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार अभी ही काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु या फिर नाथ। तो देखो, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब तत्सम एवं तद्भव शब्द मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तद्भव वो शब्द कौन से हैं जिनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और तत्सम वो शब्द है जिनको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई भी उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं वो। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खेत जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। रिमेनिंग के जो तीनों शब्द दिए हैं, जैसे त्रिकुटी हुआ, प्रभु या फिर नाथ, तो ये क्या है सारे? ये सारे के सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हैं क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द होते हैं जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2। उद्ग्रीव का संस्कृत विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत जमा विग्र, उत वित्र, उद दिग्र, या ऑप्शन डी बोलता उत जमा दीग्र। तो राइट आंसर रहेगा, देखो, उद्ग्रीव का संधि विच्छेद जो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत जमा विग्र। अब यहाँ पर कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर व्यंजन संधि का इस्तेमाल किया गया है। देखो, समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं आप तो क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। अब व्यंजन संधि क्या है? देखो, व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन का स्वर से जब संयोग होने पर जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि में क्या है? या तो व्यंजन का व्यंजन के साथ में या फिर स्वर के साथ में संयोग होने पर जो भी आपका विकार उत्पन्न होगा या फिर परिवर्तन उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। बात क्लियर हो गई। और यही यहाँ पर उद्ग्रीव में क्या है? उत जमा विग्र जो है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका संधि विच्छेद हुआ और यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3rd। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर आपको बताना है तत्सम और तद्भव दो शब्द जो दिए गए हैं पेयर में, तो इनमें कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है? तो कुछ ही जम कोक, कपित कैथा, केहाट कढ़ा या अष्ट आठ। तो आपको क्या करेक्ट करना है? यहाँ पर जो सही पेयर है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कुछ ही का कोक। जो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलाया गया है, तो ये कुछ ही क्या है? ये यहाँ पर तत्सम शब्द है, तद्भव क्या है? कोक। अब देखो, नीचे के जो तीनों हैं वो असंगत हैं। क्या है ये? असंगत, असंगत युग्म है। यहाँ पर नीचे के तीन जो हैं, ऊपर का जो है बिल्कुल करेक्ट है कि तत्सम भी है और साथ में तद्भव भी है। नीचे के जो हैं ये गलत हैं। जैसे कपित कथा नहीं होता, कैथ होता है। कपित का मतलब होता है कैथ, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये सही हो जाएगा। तो नीचे के तीन जो हैं ये गलत हैं, ऊपर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध भूमि। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है युद्ध भूमि में। अपादान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संबंध है, या फिर कर्म तत्पुरुष समास है। तो देखो, तत्पुरुष समास तो है ही, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। अब इसमें से युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार यहाँ पर उपयुक्त इस्तेमाल हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है युद्ध भूमि में। बात क्लियर हो गई। अब देखो, समास का तात्पर्य क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि शॉर्ट में जब आप किसी चीज़ को बताते हैं तो वो समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है भाई? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें बाद का प्लस स्टार्टिंग का, यानी कि उत्तर पद,
प्रधान होता है। ध्यान देना, तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें बाद का प्लस उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पक्षों के बीच में, देखो जो बाद का और उत्तर पद जो होता है उन दोनों पक्षों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है, जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह क्या होता है? जैसे ये वाला जो कारक चिन्ह होता है वो विलुप्त हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। बात क्लियर हो गई? तो अब देखो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया, यहाँ पर दिया है कर्म तत्पुरुष समास हो गया, इसके अलावा करण भी होता है, संप्रदान होता है। तो संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास का मतलब होता है के लिए, ठीक है। और कर्म तत्पुरुष समास का क्या मतलब होता है भाई? को, जैसे बोलता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो इस तरीके से करके हमारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर युद्ध भूमि, तो यार युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान तत्पुरुष का पूरा अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? युद्ध भूमि का मतलब होगा युद्ध के लिए भूमि। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया? संप्रदान तत्पुरुष समास लिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया था मैंने। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण कितने आधार पर किए जाता है? जो हिंदी के शब्द होते हैं उसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 पर, 3 पर, 4 पर या फिर 5 पर? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो वर्गीकरण है वो हमारा 4 प्रकार से किया जाता है हिंदी का वर्गीकरण। 4 प्रकार में पहला प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर, देख लो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, उत्पत्ति के आधार पर, ओके। इसके अलावा दूसरा आता है हमारे पास रचना के आधार पर, तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर, ओके, और लास्ट आता है हमारे पास अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग और चौथा हमारे अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन ए बोलता है गंगा, सरस्वती, यमुना और सिंधु। तो यहाँ देखो चारों के चारों हमारे क्या हैं? ये रिवर के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि नदियों के नाम दिए गए हैं चारों के चारों ऑप्शन में। आपको उसमें से बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पर भी नदियों के नाम दिए होते हैं तो वो मैक्सिमम क्या होती हैं हमारी? वो भाई स्त्रीलिंग ही होती हैं। हमारी जो रिवर्स हैं वो जो रिवर्स में अगर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखें तो मैक्सिमम सब क्या है? स्त्रीलिंग ही हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो जिसमें से कुछ जो है पुल्लिंग की श्रेणी में भी आती है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया था। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? पुल्लिंग। जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है वो पुल्लिंग में आती है। इसके अलावा एक नदी और है हमारे पास जैसे ब्रह्मपुत्र, तो ये भी हमारी किस में है? पुल्लिंग में है, ठीक है। तो ये नदियाँ जो है हमारी पुल्लिंग में, और जो स्त्रीलिंग में है जैसे गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, यमुना हो गई और बाकी के जो भी अदर रिवर्स हैं वो सब स्त्रीलिंग में ही आती हैं। तो डी, कुछ अपवाद में, एक सिंधु रिवर हो गई आपकी, दूसरी ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। कृपण शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा? कृपा होगी, कृपणता होगी, कृपालु होगी या कृपण होगी? कृपण शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा गया है। तो देखो भाववाचक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी पदार्थ की या फिर किसी की अवस्था या दशा का भाव का बोध कराते हैं। क्या मतलब हुआ भाई कहने का? कि भाववाचक शब्द वो होते हैं जो किसी की अवस्था का, जो किसी की अवस्था का या फिर किसी की दशा का, दोनों ही चीज़ एक ही हैं, कंडीशंस बोली जा रही है, किसी भी चीज़ की कंडीशन को या किसी के इमोशन यानी कि भाव को बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक शब्द कहलाते हैं। तो यह कृपण शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृपणता होगा। बात क्लियर हो गई? जो कृपण है यहाँ पर ये क्या है? विशेषण है, इससे मिलकर ता इसमें जुड़ गया है। देखो कृपण में, कृपण क्या है यहाँ पर? विशेषण शब्द है, इसमें प्लस कर दिया हमने ता, तो क्या बन गया? कृपणता बन गया ये। बात क्लियर हो गई? तो भाववाचक शब्द भी आपको क्लियर हो गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 7। वह पुस्तक पढ़ता है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए आपको, कि वह क्या है यहाँ पर? वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो वह को हाईलाइट किया है इसका पद परिचय दीजिए। सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, सर्वनाम है, बहुवचन है या फिर पुल्लिंग है,
या फिर सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है, क्या होगा इसमें राइट कॉम्बिनेशन। तो देखो 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो आपको पता है क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये वह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, दूसरा एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। वह पुस्तक पढ़ता है, तो सर्वनाम, वह क्या है यहाँ पर, सर्वनाम की उपाधि हो गई यहाँ पर, और एक वचन में है, और पुस्तक पढ़ता है पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पद परिचय क्या हुआ, यहाँ पर ए हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लड़का एक वचन शब्द है, लड़के ने एक वचन शब्द है, ए और ये बी दोनों ही सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। लड़का एक वचन में आता है, लड़के ने एक वचन शब्द है, तो भाई देखो ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। लड़का क्या है, एक वचन में आएगा, लड़के ने ये भी एक वचन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़का एक वचन है, इसमें प्रयुक्त किया गया, लड़के ने का मतलब क्या है, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है किसी चीज़ की ओर, ठीक है, संकेत किया जा रहा है, लेकिन रहेगा तो एक वचन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 10। रूप चर्चा की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। पूछा गया यहाँ पर रूप रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, या फिर 3 भेद होते हैं, 1 होता है, या फिर 4 होता है। तो देखो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 3 भेद होते हैं हमारे। अब कौन कौन से 3 भेद होते हैं, जैसे मूल क्रिया विशेषण हो गई हमारे पास, मूल क्रिया विशेषण इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। या फिर यौगिक क्रिया, और इसके अलावा हमारे पास आती है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो हमारे पास ये 3 हो गए हैं भाई। कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया। तो 10th के लिए राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है। तो भाई ये थे आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 24 को आज हमने डिस्कस किया यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉमेंट ज़रूर लीव करें भाई, मोटिवेशन मिलता है तो इतना तो कर ही सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्दी, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे यूटेट 2022 प्रिपरेशन के लिए।